नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। आखिरकार कांग्रेस महासचिव और यूपी की इंचार्ज प्रियंका गांधी ने मान ही लिया कि उत्तर प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में पार्टी का चेहरा वही है। हालांकि चुनाव लड़ने या न लड़ने की बात को उन्होंने अभी तक राज ही रखा है। पत्रकारों ने चुनाव में पार्टी के सीएम चेहरे पर सवाल किया। प्रियंका ने इन सवालों का जवाब सवाल के तौर पर ही दिया और पूछ लिया, क्या प्रदेश में आपको कोई और चेहरा दिखाई देता है? हर जगह मेरा ही चेहरा तो नजर आता है। घोषणा पत्र जारी करते हुए प्रियंका ने कई मुद्दों पर बेबाक राय रखी। क्या क्या प्रियंका आज बोली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पहले जरा ये सुनिए। अच्छा कि क्या आप चेहरा होंगी या आप मुखर तरीके से आगे होंगी, लेकिन आपने अभी तक कोई क्लियर कट जवाब दिया नहीं। आप हमेशा कहती हैं जब टाइम आएगा तो बताएंगे। क्या बिना चेहरे के, क्योंकि पंजाब में हम देख रहे हैं कांग्रेस कह रही है कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी जाएगी, क्या किस मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं? आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है मतलब? अब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा जी। हम चुनाव के बाद अगर किसी अन्य पार्टियों को समर्थन देकर सरकार में शामिल होना चाहेंगे तो मेरा जवाब यह है कि जब ऐसी परिस्थितियां आएंगी तब ये तय किया जाएगा। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आई भी और हम किसी गठबंधन की सरकार में शामिल हों या कुछ ऐसा हम सपोर्ट दें, तो हम चाहेंगे कि जो हमने एजेंडा महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए यहाँ पे हमने जो आप सबको बताया है, जो हमारा एजेंडा है वो हम पूरा कराएंगे। तो हम चाहेंगे कि वो एजेंडा पूरा हो और वो एक कंडीशन शायद होगा हमारा। जिस तरह से रोजगार की समस्या है, हम कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि हम 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे, जिसमें से 8 लाख रोजगार जो आरक्षण के प्रावधान है उनके तहत ही महिलाओं को भी मिलेंगे। अब ये कैसे मिलेंगे ये हमने यहाँ कहा है। हमें मालूम है कि रोजगार के विषय में और खास तौर से भर्ती के विषय में जो परीक्षाएं होती हैं उनका जो तरीका है, जिस तरह से उनको किया जा रहा है, जितने घोटाले हैं, जिस तरह से पेपर लीक किए जाते हैं, जिस तरह से परीक्षा देने के बाद वो परीक्षा रद्द की जाती है, इससे बहुत ही पीड़ा है नौजवानों में। प्रियंका गांधी ने इशारों में यूपी के लिए अपनी दावेदारी पेश की तो बीजेपी का रिएक्शन भी सामने आ गया। बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, जब सीटें ही नहीं आएंगी तो उम्मीदवारी कैसी? अब देखिए, न तो कांग्रेस का कोई प्रवक्ता कह रहा है कि प्रियंका जी को सीएम बनाना है, न ब्लॉक अध्यक्ष कह रहा है, और खुद ही प्रियंका जी कह रही हैं मैं हूं ना। लेकिन सीएम बनने के लिए संख्या बल चाहिए होता है। ये मधु कौड़ा की कहानी अलग थी कि एक एमएलए था और बन गया था, लेकिन कांग्रेस को सीट आने वाली है 0। अगर एक सीट भी आए तो बात हो, यहां तो सीट ही नहीं आने वाली है। प्रियंका जी खुद ही चुनाव नहीं लड़ रही है और ख्वाब अगर वो पाल ली तो अच्छी बात है। ख्वाब देखने से कौन रोक सकता है? यूपी चुनाव में गठबंधन पर भी प्रियंका गांधी का बड़ा बयान आज सामने आ गया। थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना, प्रियंका ने कहा बाद में देखेंगे, परिस्थिति बनेगी तब सोचा जाएगा। लेकिन न्यूज 24 के स्पेशल शो आमने सामने में हमारी एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद से प्रियंका गांधी बोली, चुनाव के बाद अगर अखिलेश को सरकार बनाने के लिए जरूरत हुई तो हम साथ देंगे। पहली बार प्रियंका गांधी ने कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर यह खुलकर माना है कि चुनाव के बाद वो अखिलेश का साथ दे सकती हैं। जरा सुनिए क्या बोली आमने सामने में प्रियंका गांधी। अच्छा ये बताइए, अखिलेश कहते हैं कि दिल्ली में बैठ के उनके खिलाफ साजिश होती है। ये बताइए कैसी साजिश हो रही है? क्यों करेंगे हम साजिश उनके खिलाफ? हम तो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कभी कोई ऐसा मौका हुआ कि सबको साथ लेने की, तो आप अखिलेश को सपोर्ट करेंगी? आप समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगी? देखिए, ऐसी परिस्थितियां आए तो देखा जाएगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें इशू होना चाहिए। अगर ऐसी परिस्थिति आए तो क्यों नहीं। तो इसका मतलब ये माना जाए कि अगर अखिलेश कुछ सीटों से पीछे रह गए तो कांग्रेस पार्टी उनको सपोर्ट करेगी, बशर्ते मेरे महिलाओं का एजेंडा और मेरे युवाओं का एजेंडा लागू हो।
पहली बार प्रियंका गांधी ने खुलकर किसी भी प्लेटफॉर्म पर यह माना है, चुनाव के बाद अगर अखिलेश कुछ सीटों से बहुमत से दूर रह जाते हैं या उनको जरूरत पड़ती है तो कांग्रेस पार्टी अखिलेश को समर्थन दे सकती है, बशर्ते कांग्रेस का घोषणा पत्र अखिलेश यादव स्वीकार करें। कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र भी जारी किया। बड़े बड़े वादे किए हैं, रोजगार देंगे, बम्पर भर्तियां निकालेंगे। कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र को भर्ती विधान कहा है। वादे किए हैं कि भर्ती परीक्षाओं की फीस माफ होगी, हर विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट सेल बनाएंगे, कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव की बहाली होगी, सिंगल विंडो स्कॉलरशिप पोर्टल खोलेंगे, स्कॉलरशिप का दायरा बढ़ेगा और राशि भी। अति पिछड़े युवाओं को 1% ब्याज पर लोन मिलेगा, क्रिकेट के लिए विश्व स्तरीय एकेडमी खुलेंगी, युवाओं में नशा रोकने के लिए संस्थान बनेगा। आज राहुल गांधी भी इस मौके पर इस घोषणा पत्र को जारी करते हुए बीजेपी सरकार पर खूब बरसे। पीएम की विजन को फेल करार दे दिया और कहा जिस विजन के साथ पीएम सत्ता में आए थे वो पूरी तरह से फेल हो गई। कांग्रेस पार्टी आज यहां उत्तर प्रदेश का युवा मैनिफेस्टो रिलीज कर रही है। सोच ये है कि यूपी के युवा का जो भविष्य है उसके लिए कांग्रेस पार्टी के खोखले शब्द नहीं मगर एक स्ट्रेटजी, रोजगार हम आपको कैसे दिलवाएंगे, किस प्रकार हम आपको रोजगार दिलवाएंगे। ये नहीं कि हम आपको कह दें कि भाई हम आपको 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रोजगार देंगे, मगर कैसे देंगे, ये इस मैनिफेस्टो में हमने लिखा है। हिंदुस्तान को जो नरेंद्र मोदी ने विजन दिया था 2014 में, वो विजन फेल हो गया है। जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, हमारे युवा, जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। पूरी दुनिया में लोग कहते हैं कि देखिए हिंदुस्तान के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसको नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी ने डेमोग्राफिक डिजास्टर में कन्वर्ट कर दिया है। यूपी में चुनाव है और यूपी के युवाओं को एक नए विजन की जरूरत है और कांग्रेस पार्टी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश को यह विजन दे सकती है। हम नफरत नहीं फैलाते हैं, हम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं और जो युवाओं में कॉन्फिडेंस है, जो युवाओं में शक्ति है, उस शक्ति के साथ हम एक नया उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। पिछले 2-2.5 साल से प्रियंका गांधी ने यूपी में कांग्रेस को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा कराने के लिए जी जान से मेहनत की है। सरकार के खिलाफ लगातार मुखर रही हैं। कोरोना काल में मजदूरों के पलायन की बात हो, हस्तिनापुर में दलित बेटी के साथ रेप और हत्या का केस हो, या लखीमपुर में किसानों के ऊपर कार चढ़ाने का मामला, सही मायने में प्रियंका गांधी ने एक मजबूत विपक्षी नेता की छवि बनाने की कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की पोजीशन में पहुंचती है या नहीं, यह तो चुनाव के बाद 10 तारीख को पता चलेगा, मगर सीएम चेहरे से पर्दा हटाकर इशारों में प्रियंका ने वाकई एक बड़ा दांव खेला है। इसीलिए राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल, क्या वाकई सीएम चेहरा बन गई है प्रियंका, और क्या यह गैम्बल है या फिर मास्टर स्ट्रोक, और प्रियंका ने क्यों दिया अखिलेश को खुला समर्थन? राष्ट्र की बात में मेरे साथ आज कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र राजपूत आपकी टीवी स्क्रीन पे आ रहे हैं, बीजेपी की तरफ से राकेश त्रिपाठी आ गए हैं, समाजवादी पार्टी से मनोज सिंह काका, वारिस पठान एआईएमआईएम से आ रहे हैं, और इश्करन भंडारी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और बीजेपी के पक्ष में अक्सर खुलकर इश्करन अपनी बात कहते हैं। आप सभी का स्वागत। सुरेंद्र राजपूत, आप ही से शुरू करना पड़ेगा। सुरेंद्र राजपूत, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज प्रियंका गांधी ने कहा, हालांकि इशारों में कहा, क्योंकि आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप बेहतर बता पाएंगे, क्या इसे मान लिया जाए अब कि प्रियंका गांधी यूपी में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा है और अगर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती है तो वही सीएम बनेंगी? देखिए मानक भाई, बड़ी स्पष्ट रूप से प्रियंका जी ने भी कहा और हम कब से कहते आ रहे हैं। प्रियंका जी ने आज जो बात कही है वो सारे कार्यकर्ताओं की बात कही है। उन्होंने कहा चेहरा तो वो है ही है और लगातार चेहरा है, बताइए उनके अलावा कोई चेहरा हो तो। उन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं
वही हमारी प्रभारी महासचिव हैं, वही हमारी पिलर टू पोस्ट सारी रणनीतियां तय करने में मदद कर रही हैं हम लोगों की, वही उम्भा जा रही हैं, वही लखीमपुर जा रही हैं, वही उस किसान के मरने की जो सिख बच्चा मरा था 13वीं पे जा रही हैं, वही किसान आंदोलन में जा रही हैं, किसान पंचायत में जा रही हैं, वही कुलदीप सेंगर के खिलाफ लड़ रही हैं, और वही लखीमपुर में उस क्या नाम थार की मार से मरने वाले किसानों और प्लस साड़ी कांड में जो महिला को वो भी वहीं पे जा रही। तो चेहरा तो वो है ही है बहुत स्पष्ट रूप से, और चेहरा अगर वो है तो उनके अलावा और कौन हो सकता है। बाकी जो बातें हैं वो सारी की सारी बातें जब सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर उनकी अगुवाई में बन रही है, अगर बनेगी तो। और उसके बाद हम बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सरकार बनाने के समय में निश्चित तौर पर वही चेहरा होंगी, इसमें तो कहीं कोई भी दो राय नहीं। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ देखिए आमने सामने हमारी एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद के साथ इंटरव्यू में प्रियंका ये भी कह गई अगर अखिलेश को जरूरत पड़ी तो अखिलेश को समर्थन दे देंगे। तो मतलब जीत का दावा कर रही हैं, सीएम बनने का दावा कर रही हैं, सरकार बनाने का दावा कर रही हैं, या फिर ये कह रही हैं कि हम लड़ रहे हैं सरकार के खिलाफ लेकिन अखिलेश के साथ हैं। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की थिथरई का मुंह तोड़ जवाब है ये। मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं, आज की डेट में हम सत्ता के मुखालिफ लड़ रहे हैं और सत्ता के मायावी लोगों से लड़ रहे हैं। और सत्ता के मायावी लोगों से मानक भाई, आपको तो आपसे तो बरसों हो गए बहस करते हुए आपके साथ में, बताइए कब हम लोगों ने कभी किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यक्रम का सपोर्ट किया हो? हम तो हमेशा प्रतिपक्ष के साथ हैं, सांप्रदायिक ताकतों के विरोध में हैं, उन ताकतों के साथ में हमेशा हम रहते हैं जिन ताकतों ने कभी न कभी मतलब सांप्रदायिकता के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहे हो। वही बात प्रियंका गांधी जी ने कही, और प्रियंका गांधी जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है, सर भी बहुत, और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। ठीक है, ऑल राइट। यहाँ पर ओके सुरेंद्र राजपूत एक सेकंड रुकिएगा, राकेश त्रिपाठी से एक जवाब ले लूं जरा मैं, उसके बाद मेरे साथ चंद्रशेखर आजाद जुड़ रहे हैं जो कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और उन्होंने आज अपना घोषणा पत्र भी जारी किया है। राकेश त्रिपाठी पहले जवाब दीजिए, प्रियंका गांधी भी उतर गई हैं, अब एक और चेहरा आपके सामने आ गया है। पहले सिर्फ अखिलेश से मुकाबला था, मायावती से मुकाबला था, अब तो प्रियंका भी है, आपका रिएक्शन क्या है? नहीं, मानक जी हम तो चाहते हैं कि प्रियंका वाड्रा जी भी अपनी सीट अनाउंस करें, वो भी चुनाव लड़ें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जैसे ही घोषणा हुई वैसे ही नाना करते हुए अखिलेश यादव को भी मजबूरी में मैदान में उतरना पड़ा। अब प्रियंका वाड्रा जी भी मन बना रही हैं। हम तो चाहते हैं वो घोषणा करें कि कहां से चुनाव लड़ें। वो स्लोगन तो दे रही है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, चुनाव कहां से लड़ेंगी ये बताने की हिम्मत नहीं जुटा रही है, क्योंकि डर लगता है कि चुनाव लड़ूंगी तो कहीं हार न जाऊं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की हालत अपने स्थापना काल के बाद से सबसे ज्यादा दुर्दिन में देख रहे हैं। एक सांसद केवल उनके पास बचा है। आज सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं, घोषणा पत्र पेश कर रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि चुनाव निशान है हाथ का पंजा, पंजे में होती 5 उंगलियां। 5 विधायक केवल जिताकर दिखा दे तो बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। इनके घोषणा के बाद प्लान बी भी रेडी है, आपने सुना नहीं? एकमात्र विधायक प्लान बी भी रेडी है, अदिति सिंह वो छोड़ के चली गई। नहीं, आपने प्लान भी सुना ना? अभी आमने सामने में क्या बोली प्रियंका अनुराधा प्रसाद के साथ? वो कह रही है अखिलेश को जरूरत पड़ी चुनाव के बाद तो समर्थन दे देंगे। मतलब लड़ाई आपसे ये सब की, ये मत समझिएगा विपक्ष अलग अलग लड़ रहा है तो आपको फायदा हो जाएगा। नहीं, प्लान भी नहीं है। सच्चाई ये है मानक जी कि ये तो घोषित तौर पर 27 साल यूपी बेहाल का नारा देने के बाद समाजवादी पार्टी के साथ गलबैया कर चुके हैं। राहुल गांधी जी ने हाथ में हाथ डाल करके अखिलेश जी के यूपी को ये 7 पसंद है के नारा दे करके लखनऊ की सड़कों पर टहले हैं, हमने देखा है। वो अलग बात है कि गठबंधन इनका टूट गया, हाथ इनका छूट गया। कैसे गठबंधन इनका टूटा है ये दिखाई पड़ रहा है। देखिए, ये सब मिलकर के एक साथ पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, फिर हम कह रहे हैं पूरा विपक्ष एक साथ होकर के लड़ ले। भारतीय जनता पार्टी 350 सीटों के लिए अपनी तैयारी मजबूती से कर चुकी है। और उत्तर प्रदेश में 2017 के परिणाम को हम दोहराने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मनोज से एक रिएक्शन ले रहा हूं, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद से बात करूंगा मैं। मनोज, आपको कैसा लगा? प्रियंका गांधी एक तो इशारों में कह रही है मैं चेहरा हूं, और दूसरा अगर जरूरत पड़ी तो आपको समर्थन भी दे देंगे। देखिए, उनके समर्थन पे बस एक बात कहना चाहूंगा कि अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, बस्तियां छेड़ के जाने को कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ जनमानस ये जान चुका है कि उनको 300 यूनिट बिजली कौन देगा, नौजवानों को आधुनिक लैपटॉप देके कौन बनाएगा, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास का एक्सप्रेसवे देके खाका कौन खींचेगा, और रिवर फ्रंट किस पर करवाएगा, जिस पर झूठ बोलने वाले योगी और मोदी सरकार का
एक्सपो, डिफेंस एक्सपो होगा, तो जिनको बताने के लिए और कहने के लिए कुछ भी ना हो, वो अब उत्तर प्रदेश का जनमानस ये दृढ़ संकल्पित हो चुका है, संकल्प ले चुका है पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक कि अब इस उत्तर प्रदेश की अगुवाई और अरे थैंक यू तो कह दीजिए मनोज, क्या बात कर रहे हैं? अरे धन्यवाद तो कह दीजिए, प्रियंका जी का खुले में कह दिया अखिलेश को समर्थन दे देंगी। देखिए, शुक्रिया भी नहीं कह रहे हैं आप तो। नहीं, मानक मैं एक बात आपको बता रहा हूं, डॉक्टर लोहिया कहते थे कि जो कांग्रेस है वो कपटी दक्षिणपंथी है, और उसी को आधुनिक रूप में माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि जो बीजेपी है वही कांग्रेस है। समाजवादी पार्टी छोटे दलों से उसका गठबंधन है, और आपके माध्यम से पूरा उत्तर प्रदेश के जनमानस को, देश को बताना चाह रहे हैं कि एक प्रचंड बहुमत की सरकार। कमाल है मनोज, प्रियंका समर्थन दे रही है, आप कह रहे हैं कपटी हैं ये लोग। बताइए आप क्यों इनको पीछे धकेल रहे हैं अगर समर्थन दे रहे हैं तो? माने ये डॉक्टर लोहिया ने कहा था, और उसी को आधुनिक रूप में अखिलेश यादव जी कहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कि जो बीजेपी है वही कांग्रेस है, जो कांग्रेस है वही बीजेपी। ओके, ऑल राइट। इसका मतलब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी प्रियंका गांधी के इस बयान में कि चुनाव के बाद मैं समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर सकती हूं, कोई राजनीति देख रही है। क्या है वो राजनीति, थोड़ी देर में बात होगी। चंद्रशेखर आजाद आ गए हैं मेरे साथ। चंद्रशेखर आजाद ने आज घोषणा पत्र जारी किया है और मीडिया में खूब चर्चा में है, क्योंकि सीधे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। गोरखपुर में क्यों उतर गए चंद्रशेखर आजाद योगी जी के खिलाफ सीधे? लोग कह रहे हैं कि वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल भी उतरे थे, क्या हश्र हुआ था सबको याद है। उसके बावजूद आप क्यों उतर गए योगी जी के खिलाफ? जी, योगी जी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं और गोरखपुर भी उत्तर प्रदेश में ही, तो जब वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे तो उनको हराने के लिए उत्तर प्रदेश में लड़ना पड़ेगा। और रही बात इसकी कि अगर आप ये देख रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री हैं और चंद्रशेखर एक सड़क पे काम करने वाला क्रांतिकारी है, तो मैं बता दूं मानक जी कि हमने तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को एक क्रांतिकारी राज नारायण सिंह जी से हारते हुए देखा। मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी को है सुखलाल कुशवाहा जो बहुजन समाज के एक नेता थे, उनसे हारते देखा। हमने तो 15 साल की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी को दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी से हारते देखा। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जनता जब तय करती है तो बड़े बड़े तानाशाह झुक जाते हैं। उत्तर प्रदेश के कुशासन के लिए और उत्तर प्रदेश की बदहाली के लिए, नौजवानों के साथ जो धोखा, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार उत्तर प्रदेश में है तो भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ है। तो योगी आदित्यनाथ को रोकना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने निर्णय लिया। अब मैं समझता हूं कि वहां की जनता, जो पूरे प्रदेश की जनता जो भाजपा के खिलाफ है, तो वो योगी आदित्यनाथ को रोकने के लिए वो अपने इस बेटे को समर्थन जरूर देगी। ओके, लेकिन बीजेपी वाले और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ मीडिया की लाइमलाइट में बने रहने के लिए जी चंद्रशेखर आजाद गोरखपुर से उतर गए, क्योंकि अखिलेश ने उनको गठबंधन में शामिल नहीं किया, बीजेपी के साथ वो जाएंगे नहीं, बसपा ने उनको अपने करीब नहीं आने दिया, इसीलिए वो उतर गए। जी, तो इसका मतलब हम जो है काम तो कर ही रहे हैं। पिछले 5 साल तो सड़क पे कौन उतरा था? बीजेपी वाले कहीं या विपक्ष वाले, आप बताइए पिछले 5 साल सड़क पे कौन लड़ रहा था? इन नेताओं का करेगी क्या जनता? इनको विधायक बना के, मुख्यमंत्री बना के जनता इनका करेगी क्या? क्या इनकी सरकारें नहीं रही हैं? क्या इनकी सरकारों में उत्तर प्रदेश खुशहाल हो गया था? ये आएंगे, वोट लेंगे, उसके बाद ये चुनाव के बाद घर बैठ जाएंगे और जनता सड़कों पे परेशान होगी। तो मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के लोगों से भी, तो कौन था पिछले 5 साल सड़कों पे? किसने मुकदमे झेले? कौन लड़ा? योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो है अपने लोगों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हुए कौन जेल गया? किसी नेता ने झेली 16 महीने राशु का? आप बता दीजिए। तो इनको सिर्फ चुनाव लड़ना है और चुनाव के बाद ये अपने घर बैठ जाएंगे। तो चंद्रशेखर इसी पैनल में न्यूज 24 पर राष्ट्र की बात में अभी आपके साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत बैठे हुए हैं, समाजवादी पार्टी से मनोज सिंह काका बैठे हुए हैं, बीजेपी से तो खैर आप कोई रिश्ता रखना नहीं चाहते, उनके तो खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं, वारिस पठान बैठे हैं AIMIM से। समर्थन मांग लीजिए, कह दीजिए कि मैं गोरखपुर से लड़ रहा हूं, विपक्ष का एक ज्वाइंट कैंडिडेट बनाकर मुझे खड़ा करिए, आप मुझे समर्थन दीजिए, कह दीजिए इन सबसे बैठे। जी देखिए, मैं इन सब का धन्यवाद करता हूं कि ये बैठे हैं और अपनी बात कह रहे हैं, और लोकतंत्र है, सबको कहनी चाहिए, और सारी पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए आई हैं। और मैं समझता हूं कि किसी नेता के कहे से अगर कैंडिडेट जीता हारा करते तो फिर किसी को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती।
तो हमें अपनी बाजुओं पे, अपनी मेहनत पे, अपने संघर्ष पे भरोसा है। हम इस तरह से लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जिस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ भगत सिंह लड़े थे। और मैं ये भी समझता हूं, अगर जनता में विरोध है तो जनता एक अच्छा कैंडिडेट भी चुनना चाहेगी। तो योग्यता क्या है? क्या वो कैंडिडेट पढ़ा लिखा हो, संघर्षशील हो, या वो सिर्फ एसी ट्विटर में बैठ के धरना वो ट्वीट करने वाला हो? ये भी जनता तय करेगी। तो मैं समझता हूं आप भी नहीं इस बात को नकार पाएंगे कि चंद्रशेखर से आजाद से ज्यादा कोई लड़ा है उत्तर प्रदेश में। नहीं, मैं ये कह रहा हूं अखिलेश से, बहन जी से समर्थन प्रियंका गांधी से मांगने में क्या दिक्कत है? अगर वाकई आप सीरियस फाइट देना चाहते हैं, गंभीर एक मुकाबला करना चाहते हैं, तो इतना तो गोरखपुर में तो मांग ही लीजिए, क्या दिक्कत है? मैं तो ये कह रहा हूं, मैं तो विपक्ष की ताकत बनने के लिए और भाजपा को रोकने के लिए मैंने गठबंधन का अनुभव ले लिया। तो जिसको चाहिए कि वो बीजेपी को रोकना चाहता है मुझे समर्थन कर दे, या फिर वो अपनी पार्टी का सबसे मजबूत कैंडिडेट वहां लड़ाई योगी आदित्यनाथ के सामने। तो मैं फिर कह रहा हूं कि जनता देख रही है, और इन जो झूठे नेता है ना, जो 5 साल सिर्फ जो है ना घर में बैठ के लड़े, उनको इस बार जनता सबक सिखाएगी। मैंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। आप काफी गुस्से में लग रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, आप काफी गुस्से में लग रहे हैं। झूठे नेता एसी में सिर्फ ट्विटर खेलते हैं, किसकी तरफ इशारा है? खुलकर कहिए जरा। जी, मैं क्या कह रहा हूं? अब मैं व्यक्तिवादी तो नहीं रहा, अब मैं व्यक्तिवाद से आगे उठ के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आंदोलन को आगे बढ़ा रहा हूं। और मेरे नेता मान्यवर साहब श्री काशी नाम है, और विपक्ष को बधाई, सब मजबूती से चुनाव लड़े। और एक गरीब का बेटा भी चुनाव लड़ेगा, एक तरफ संसाधन वाले होंगे और एक तरफ गरीब होगा, और वो गरीब मेहनत से चुनाव लड़ेगा, क्योंकि उसने आज जो यहाँ पहचान बनाई वो भी मेहनत से बनाई, ना ही किसी नेता की बदौलत। ओके, तो 2 सवाल। स्कूल के अध्यापक का बेटा हूं, हाँ। शिष्टाचार भी जानता हूं, संघर्ष करना भी जानता हूं। ओके, ऑलराइट। आप कह रहे हैं कि जिसको समर्थन करना है करे, आप नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप विपक्षी नेताओं पर तीर भी चला रहे हैं कि वो एसी कमरों में बैठकर ट्विटर खेलते हैं, आप सड़कों पर लड़े। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपने घोषणा पत्र भी अपना जारी किया है, चंद्रशेखर आजाद। आपके घोषणा पत्र की कुछ प्रमुख बातें मैं कह रहा हूं आप खुद ही बता दीजिए, क्योंकि हम तो ये प्लेटफॉर्म न्यूज 24 का सारी पार्टियों को दे रहे हैं। जिसका भी घोषणा पत्र आता है, वादे आते हैं, दिखाते हैं। आप भी अपने वादे बता दीजिए, 2-4 बड़े-बड़े। वो वादे नहीं, संकल्प है, एफिडेविट है हमारा, जो आज तक कहा है उसको किया है। सबके लिए फ्री शिक्षा, टेक्निकल, एकेडमिक, प्रोफेशनल, कि कोई भी गरीब बिना पैसे कमी कारण शिक्षा से वंचित ना रह जाए, और सबके लिए फ्री इलाज, जैसे नेताओं को मिलता है, कर्मचारियों को मिलता है, ऐसे जनता को भी, क्योंकि कोरोना में हमने अपने लोगों को मरते देखा। तमाम तरह की चीजें, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जब हम सेस देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, टोल टैक्स फ्री हो उत्तर प्रदेश में। और सबसे ज्यादा जरूरी, एक्साइज ड्यूटी कम करके पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाएं कि आम जनता को सुविधा है। नौजवानों को 20% सरकारी, 20% रोज नौजवानों को सरकारी नौकरी और 80 लाख को रोजगार। ठीक है। और ये प्रमुखता जो मैंने आपसे बताई है, हाँ। कि हम मॉब लिंचिंग पे कानून बनाएंगे, हाँ। क्योंकि ये बीजेपी नफरत की सियासत करती है, बांटने की। ठीक है। हिंदू मुसलमान में, और हम जोड़ने की सियासत कर रहे हैं। ठीक है। हम भाईचारा पैदा कर रहे हैं, तो नफरत वाले हारेंगे, मोहब्बत वाले जीतेंगे, और परिवर्तन होगा उत्तर प्रदेश में, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। आज ही आपने सुना, प्रियंका गांधी कह रही है मैं कांग्रेस का चेहरा हूं, अखिलेश समाजवादी पार्टी का चेहरा है, योगी आदित्यनाथ बीजेपी का चेहरा है, बहन जी बीएसपी का चेहरा है, असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम का चेहरा है। आपकी पार्टी का चेहरा कौन है? अगर आपकी पार्टी जीती या कोई ऐसी सिचुएशन बनी, तो आपकी तरफ से सीएम कौन बनेगा? क्या आप बनेंगे सीएम? देखिए, जो पार्टी तय करेगी वही बनेगा। पार्टी, चंद्रशेखर आजाद तो कार्यकर्ता है, और हम तो मेहनती लोग हैं। सीएम बनने की लड़ाई, हम तो बनाने की लड़ाई लड़ रहे थे। हमने तो कहा था भैया आप बन जाओ, हम लोग जो है बीजेपी को रोकने में मदद कर देंगे। तो मैं समझता हूं ये पार्टी तय करेगी। और वो कहते तो जिक्र तो करते कि फोन आया, तो फोन किया गया था किसी को, तो पहले उनसे ही पूछेंगे, वो जिसको बनाएंगे बना दे। हमारा काम लड़ रहा है, मैं क्रांतिकारी हूं, लड़ूंगा। सबका स्वागत है, कांग्रेस के लोगों का भी स्वागत है, बहन प्रियंका जी का भी स्वागत है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि वो लड़ी तो हैं, उनका भी धन्यवाद। उन्होंने उत्तर प्रदेश में विपक्षी भूमिका अदा तो की है, बाकी लोग तो अपने घर में पड़े सो रहे थे। तो जनता याद रखेगी कि जो चुनाव के समय उनके बीच आया, जो 5 साल उनके बीच में था, जनता इसको याद रखे। अब आपने देखिए, प्रियंका लड़ी, फिर आपने कहा बाकी लोग सो रहे थे। लगता है बहन जी और अखिलेश यादव पर फिर से निशाना साध रहे हैं आप। अखिलेश से अचानक इतना बैर कैसे हो गया आपका? इतना दुख, इतना दर्द आपके अंदर कैसे आ गया? एक समय तो लग रहा था कि गठबंधन हो गया, साथ में मुलाकातें भी हो गई थी, अचानक ये सब कैसे हो गया? दुश्मनी लग रही है अब तो एकदम।
आप मानक भाई बहुजनों को लड़ाना चाहते हैं, मैं नहीं लड़ना चाहता। मेरी कोई लड़ाई नहीं उनसे। वैचारिक जो है ना अपनी अपनी पार्टी काम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो सच है उसको कहना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको बस एक घटना याद दिला देता हूँ। सीए एनपीआर एनआरसी का आंदोलन चल रहा था, मैं दिल्ली से गिरफ्तार हुआ जामा मस्जिद से। मैंने 250 लाठियां खाई होंगी। जब मुझसे कहा गया कि तुम दलितों के लिए लड़ो, मुसलमानों की बात मत करो, दिल्ली में तिहाड़ गया मैं जेल, 28 दिन रह के आया। और उत्तर प्रदेश में 20 लोग की हत्या हुई थी, लेकिन कोई नेता नहीं गया था उनके घर। तकलीफ तो यार बोलना पड़ेगा कि 2 अप्रैल में झूठे मुकदमे लगा लगा के दलित समाज के बच्चों को जेल भेजा गया, कोई नेता नहीं गया था उनके घर। आज भी वो बच्चे मुकदमे झेल रहे हैं। यही था विपक्ष। 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े और दलित वर्ग के बच्चे सड़कों पे रो रहे थे, उनको लाठियां पड़ी थी, कोई नेता नहीं गया था उनके बीच में। उनके बीच में जाने वाला उनका भाई, उनका दोस्त चंद्रशेखर आजाद था। इसलिए कह रहा हूं, मैं तो दर्द कह रहा हूं। और जनता जब हमारे मैनिफेस्टो को सुनेगी, घर घर जाके हमारे कार्यकर्ता मानक भाई बताएंगे, तो जनता हमें समर्थन देगी, हमें भरोसा है खुद। ठीक है, बहुत धन्यवाद। राष्ट्र की बात में न्यूज 24 पर आने के लिए चंद्रशेखर आजाद, शुभकामनाएं। सारी पार्टियों को शुभकामनाएं। जय भीम। विकास के मुद्दे उठाइए और जनता के बीच जाइए। वारिस पठान, 3 पार्टियों से बात कर चुका हूं। वारिस पठान, इश्करण भंडारी, आपके पास आ रहा हूं। पहले वारिस पठान, आपने सुना वारिस पठान, आप भी बता दीजिए आपका मुख्यमंत्री का चेहरा। बाकी पार्टियों ने तो साफ कर दिया, आज तो प्रियंका जी ने भी कह दिया मैं चेहरा हूं, इशारों में कहा है। देखिए, और इनसे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं मानक जी। प्रियंका जी ने कह दिया वो चेहरा है, अखिलेश ने कह दिया वो समाजवादी का चेहरा है, योगी ने कह दिया भाजपा का चेहरा है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि मुसलमानों का चेहरा कब बनाएंगे आप? यही तो हमारी लड़ाई है ना मानक जी, के कब बनेगा कोई मुसलमान चेहरा, कब कोई शौकत, रजिया अहमद का भी नाम ये लेंगे लोग कि हम जीतेंगे तो इनको मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। नहीं बनाते। इसी की तो वजह है कि हम लोग जा रहे हैं वहां पे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करने, हम जा रहे हैं पॉलिटिकल लीडरशिप तैयार करने। हम भी बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो 19% मुसलमान है वो सिर्फ दरी बिछाने का काम नहीं करेगा। 70 साल से मुसलमानों का शोषण हुआ है वहां पे। अरे हम तो डेटा लेके बैठे। आज भी मानक जी आपको मैं बताऊं, वहां पर 5 करोड़ मुसलमान है जिनका सालाना बजट अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का मिला के 21 करोड़ रुपया है। तो कैसा विकास होगा? स्टेट गवर्नमेंट में 5% भी मुसलमान नहीं है जॉब के अंदर। 5 एकड़ जमीन 4% लोगों के पास नहीं है मुसलमानों के पास। तो किसकी वजह से? यही कथाकथित सेक्युलर पार्टियों की वजह से आज मुसलमान उत्तर प्रदेश का सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। और यही चीजें दर्शाता है महमूदुर रहमान कमेटी में, सच्चर कमेटी में, जिसका आज वजह है। ब्राह्मण देख लीजिए माना कि 10% है, उनके 6 मुख्यमंत्री बन गए। क्षत्रिय 8.5% है, उनके 5 मुख्यमंत्री बन गए। यादव 8.5% है, 3 मुख्यमंत्री बन गए। मुसलमान 20% है, मगर आज तक उनका न कोई मुख्यमंत्री बना ना मुख्यमंत्री बना। जिसकी वजह यही है कि ये सबको मुसलमानों के 20% वोट चाहिए, मगर उनके लिए करना कुछ नहीं है। तो मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। जागीर बना लिया है ओवैसी साहब हैं क्या? नहीं, मुसलमान हम ही को वोट देगा। असदुद्दीन ओवैसी हैं क्या आपका सीएम का चेहरा? अगर आप जीते या कोई ऐसी सिचुएशन बनी तो सीएम क्या आप असदुद्दीन ओवैसी को एक मुस्लिम को बनाएंगे? असद ओवैसी ने पहले दिन से कहा है कि ना मुझे सीएम बनना है, ना पीएम बनना है, ना लीडर बनना है। तो फिर किसे बनाएंगे? मैं आया हूं उत्तर प्रदेश की आवाम में से ही किसी को लीडर बनाने। हम वहां की आवाम में से, वहीं के आवाम से खड़ा करेंगे प्रत्याशियों को, उनको जिताकर एमएलए और लीडर बनाएंगे इंशाअल्लाह मानक जी। हमारा इंटेंशन। अब आपने आज सुन लिया प्रियंका गांधी ने क्या कहा। उन्होंने कहा अखिलेश को समर्थन दे देंगे, हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, अगर अखिलेश को जरूरत पड़ी तो समर्थन दे देंगे। आप पर आरोप लग रहा है कि आप बीजेपी के पक्ष में बैटिंग कर रहे हैं, सब पर्दे के पीछे से आप बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। हम बीजेपी नहीं। अरे मानक जी, हम पहले इंसान थे जिन्होंने कहा था कि हमारा मेन इंटेंशन एक है, सबसे पहला वो भाजपा को हराना और ये इंश्योर करना कि योगी इस मर्तबा उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर नहीं बने। और हम वहां जा रहे हैं मुसलमानों की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की लड़ाई करने। आज आप उत्तर प्रदेश में जाकर पूछिए मानक जी, यादवों का नेता है, कहेंगे हाँ। जाटों का नेता है, हाँ। ठाकुरों का नेता है। दलित समाज का नेता है। आप पूछिए मुसलमानों को कि आपका इश्करण, क्योंकि पॉलिटिकल एनालिसिस भी करते हैं अपने अंदाज में। इश्करण, आज ऐसा लग रहा है कि अब प्रियंका गांधी ने, मैं चाह रहा हूं पहले इसका विश्लेषण करिएगा, प्रियंका ने ये अखिलेश को खुला समर्थन आज क्यों दिया? और मनोज सिंह बैठे हैं काका, वो क्यों कह रहे हैं कि हमें जरूरत नहीं है, कांग्रेस कपटी है, बीजेपी जैसी है? देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। पहली बात, जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी के साथ करना चाहिए। किसी पार्टी के पक्ष विपक्ष की बात नहीं हो रही, क्योंकि ये मुद्दा नहीं है, ये एनालिसिस की बात हो रही है। तो एनालिसिस में 2 बातें जो प्रियंका गांधी जी ने कही, दोनों उल्टी हैं। कि अगर वो मुख्यमंत्री की दावेदार हैं तो आप चुनाव से पहले किसी को समर्थन देने की बात करते हैं तो आप अपने पैर ही काट लेते हैं।
क्योंकि आप समर्थन की बात कर रहे हैं, आप खुद ही मान रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और अगर आप समर्थन दे रहे हैं और इस समय दे रहे हैं, तो क्या आप अपने वोटरों को मैसेज दे रहे हैं वेस्ट बंगाल की तरह कि भैया हम पे वोट मत वेस्ट करो और सीधा समाजवादी पार्टी को ही वो वोट ट्रांसफर कर दो? पर प्रॉब्लम उसमें यह है कि समाजवादी पार्टी तो कपटी करके एक उदाहरण दे रही है, इशारों में बात कर रही है, आपके चैनल पे ही कह रही है। तो आप जिसको समर्थन देना चाहते हैं एक राष्ट्रीय पार्टी बनके, वो तो आपको कपटी कह रही है। तो आपकी हालत कहां पहुंच गई है कि जिनको आप देना चाहते हैं वो आपसे लेना नहीं चाहते। तो इसके ऊपर तो आपको खुद ही सोचना पड़ेगा कि आपकी हालत क्या हो गई है। और दूसरी बात जो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग है, वो शायद इसलिए है क्योंकि समाजवादी पार्टी का 2002 में 25.7% वोट शेयर था, 2007 में 25.4% था, 2012 में 29.15% था और 2017 में जब बुरे दिन आए थे तो 21.8% था। 300 सीटें लड़ी थी, तो मान लीजिए 25 के आसपास ही था। तो उनका बेस वोट 25% के आसपास है। अच्छे दिनों में 30 हो जाता है, बुरे दिनों में 22 हो जाता है। पर बीजेपी पिछले 3 चुनावों से 40% को पार कर रही है। तो जो ये बेस वोट से इतना बढ़ना उनकी एक प्रॉब्लम है और शायद इसीलिए वो सारा विपक्ष का वोट जोड़ना चाह रहे हैं, प्रियंका गांधी का वोट ठुकरा रहे हैं। पर अगर वोट ठुकरा रहे हैं तो वो कैसे पहुंचेंगे, इसका जवाब उनको ही देना पड़ेगा। ओके, ऑलराइट। सुरेंद्र राजपूत भाई बताइए, क्यों मनोज सिंह समाजवादी पार्टी की तरफ से आपका समर्थन लेने को तैयार नहीं है? देखिए, यहां पर मसले व्यक्तियों के नहीं है, यहां पर मसले सिद्धांतों के हैं। मनोज अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं और इसकरन साहब जो है अपना एक पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल बेईमानी के साथ अपना पक्ष रख रहे हैं। तो इनकी बेईमानी मैंने निजी टिप्पणी नहीं करी इनके ऊपर। एक मिनट, हालत वो हो गई है। इश्करन आप बीच में, मैंने आपके ऊपर निजी टिप्पणी नहीं की थी, आपने निजी टिप्पणी की है। तो आप अपनी हालत देखिए, आप जिसको देते हैं वो आपको बेईमान बोलता है। वन बाय वन इश्करन आपको रिस्पॉन्ड करने का मौका दे दूंगा एक एक करके। हाँ बोलिए सुरेंद्र भाई। तो इस तरीके के जितने पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल और क्या नाम ये जो भी राजनीतिक विश्लेषक टाइप के भारतीय जनता पार्टी के घोषित प्रवक्ता हैं, उनसे हमें राय लेने की आवश्यकता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या होगा, हमारा क्या नहीं होगा। हमारी पार्टी ने तो अंग्रेजों को भी भगाया और अंग्रेजों को भगा करके हिंदुस्तानियों का राज लाए। तो अब ये बाकी जितने ये लोग हैं, इन लोगों को भी भगाने में हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा, जो भी त्याग तपस्या बलिदान करना पड़ेगा, हम करेंगे। एक बात। दूसरी बात जो है, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के जवाब में, हाइपोथेटिकल सिचुएशन के जवाब में आपको क्वेश्चन में जवाब दिया। आप उनकी उस राजनीतिक ईमानदारी को अगर बड़े क्रूड तरीके से, निर्मम तरीके से विश्लेषण करते हैं तो ये आपका विषय है। हम अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ओके, भारतीय जनता अच्छा सुरेंद्र भाई एक सेकंड रुकिएगा। आमने सामने में अनुराधा प्रसाद के साथ जब अनुराधा जी ने प्रियंका गांधी से पूछा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना चेहरा सामने रखने की बात की थी, उस पर क्या कहना है, तो वो भी मेरे पास एक इंटरव्यू का हिस्सा है उनका, वो भी जरा सुनवा देता हूं। पूरा इंटरव्यू रात 9 बजे, लेकिन वो हिस्सा एक बार जरा सुन लीजिए। क्या बोली प्रियंका गांधी खुद को सीएम के तौर पर आगे करने के प्रेस कॉन्फ्रेंस के उनके बयान पर, सुनिए। लोग कभी कहते हैं कि कांग्रेस लड़ती तो बहुत है, लेकिन लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाती है। लड़ती रहती है लेकिन उसको कभी सत्ता नहीं मिलती। मतलब इस तरीके की बातें जब कांग्रेस के लिए करते हैं लोग, तो आप हाउ डू यू सी इट? कि देखिए, मेरा काम है लड़ना, संघर्ष करना, जनता के जो मुद्दे हैं उन्हें उठाना, जनता के साथ खड़ा रहना। जब उन पर अत्याचार होता है, वे त्रस्त हैं, तो उनकी बातें सुनना और उनके लिए काम करना। तो मैं उसको कर रही हूँ। जैसे मैंने कहा, भविष्य की बात मैं कर नहीं सकती, देखा जाएगा क्या होगा। क्या आप चेहरा हैं मुख्यमंत्री के लिए? अभी शायद मैं अभी आपका वो देख रही थी उसमें उसमें मैं ये कि हर दो प्रश्नों के बाद यही प्रश्न उठता है, तो थोड़ा सा मैंने चिढ़ के बोल दिया कि भाई किसी और का चेहरा दिख रहा है कि नहीं। देखिए, बार बार ये क्या मुद्दा है कि चेहरा है कि नहीं है। मैं लड़ रही हूँ, मेरी पार्टी लड़ रही है, हम इकट्ठे लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ओके, तो इस इंटरव्यू में इस सवाल के जवाब में, यही सवाल मुख्यमंत्री के चेहरे वाला, प्रियंका गांधी ने स्थिति थोड़ी सी स्पष्ट जरूर कर दी है। क्यों सुरेंद्र राजपूत, अब तो थोड़ी सी स्थिति, तस्वीर साफ हो गई ना?
मानक भाई, यही तो बात मैं आपसे लगातार कह रहा था। मेरी बात आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता घोषित राकेश भाई और अघोषित लोग, जितने भी लोग हैं, इन सब चीजों को मिसप्लेस एंड मिस आइडेंटिफाई करने की बात करते हैं। ये लोग मुख्य मुद्दों से हटने की बात करते हैं। मुख्य मुद्दा उत्तर प्रदेश में चेहरा नहीं है, महंगाई है। मुख्य मुद्दा बेरोजगारी है। मुख्य मुद्दा महिलाओं का प्रति अपमान है। मुख्य मुद्दा किसानों के प्रति अपमान है। मुख्य मुद्दा किसानों की जो आपने खेत की जो लागत है 4 गुना कर दी है और उसकी जो ओके, इश्करण रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, उसके बाद आगे जा रहा हूं। इश्करण बोलिए। तो इन सारी बातों को हाँ, इश्करण बोलिए। मानक जी, आपके सारे दर्शक देख रहे हैं, मेरे से पहले 4 लोग बोले, मैंने किसी पे निजी टिप्पणी नहीं करी। जब निजी टिप्पणी करनी पड़ती है उसका कारण ये होता है कि आपके पास तर्क नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने टीवी पे बैठ के कहा कि आपकी ऑफर के उदाहरण में, उन्होंने इशारों में कहा बेईमानी, या उन्होंने क्या तर्क दिया, कपटी, कुछ ऐसे शब्द का उन्होंने उदाहरण दिया। उसका आपकी बेबसी देखिए, आप उसका जवाब नहीं दे सकते क्योंकि आप उसका जवाब देने की अथॉरिटी नहीं रखते, जबकि वो आपके साथ कपटी का उदाहरण दे रहे हैं। ये बेबसी जनता देख रही है। और दूसरी बात, जनता क्या फैसला करेगी, जनता क्या करेगी, वो तो जनता अमेठी में कर चुकी है। अपनी निजी सीट जो व्यक्ति ना बचा पाए, जो पार्टी ना बचा पाए, उसके बारे में इतना समय, इतना स्पेस देना, इनसे बेटर तो स्पेस देना जो आपने दिया चंद्रशेखर आजाद को दिया, क्योंकि वो लड़ तो रहे हैं। अरे नहीं, ऐसे मत बोलिए भाई। अरे नहीं, ऐसे मत बोलिए। स्पेस हम सबको देते हैं और सब स्पेस डिजर्व भी करते हैं। नहीं, ऐसे मत बोलिए। जनता स्पेस नहीं देती है, वो अलग बात है। लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म है ये। शायद मीडिया में इससे बड़ा लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा नहीं। यहां सबके लिए जगह है। जो चुनाव में जा रहा है, चाहे उसका कोई बैकग्राउंड, कोई ट्रैक रिकॉर्ड है या नहीं भी है, तब भी सबके लिए है। हाँ, सुरेंद्र राजपूत बोलिए। हाँ, बोलिए जल्दी से। हाँ, मैं दो बातें बड़ी साफ साफ कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के, फिर से मैं बात करता हूं, घोषित और अघोषित प्रवक्ताओं को याद रखना चाहिए कि 1984 में 2 सीटों की भारतीय जनता पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी के जनमानस को और कांग्रेस पार्टी ने उनको भी विपक्ष का स्पेस दिया। इस तरीके की जो भाषा होती है, अहंकार अभिमान की भाषा, ये तो रावण की नहीं रही तो रावण के वंशजों की क्या रहेगी। हम बहुत स्पष्ट रूप से मायावी लोगों से चुनाव लड़ रहे हैं और मायावी लोगों से चुनाव लड़ने के लिए मायावी लोग क्या होता है? ये मायावी लोग क्या होता है? कौन से होते हैं मायावी लोग? मैं बताता हूं। मायावी लोग वो लोग होते हैं जो घोषित रूप से राकेश त्रिपाठी के रूप में दिखाई दे और अघोषित रूप से रात को दिखाई दे राजनीतिक विश्लेषकों के रूप में। ओके, राकेश त्रिपाठी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, फिर आ रहा हूं, उसके बाद आ रहा हूं वारिस पठान। ये लोग रावण लोग। राकेश त्रिपाठी बोलिए। जी। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इस बात का जवाब देना चाहिए था कि क्या कांग्रेस पार्टी के भीतर कोई लोकतंत्र नहीं बचा है। प्रियंका वाड्रा से पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और वो खुद घोषित कर देती हैं कि आपको मेरे अलावा और कोई दूसरा चेहरा नहीं दिख रहा है। मतलब कोई पार्टी फोरम पर बैठकर बातचीत नहीं होगी, कोई तय नहीं होगा, पार्टी ऑफिशियल अनाउंस नहीं करेगी। प्रियंका जी सीधे डायरेक्ट आकर के कह देंगे कि हाँ मैं ही चेहरा हूं, और उसको बैठ करके सुरेंद्र राजपूत जी डिफेंड करेंगे। पार्टी के भीतर लोकतंत्र नहीं है, यही बात तो हम बार बार कहते हैं और इस बात को आप प्रमाणित करने का काम कर रहे हैं। और सच ये है कि इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि चुनाव लड़ पाए। मैं तो कह रहा हूं कि भाई मुख्यमंत्री बनने के लिए सदन का सदस्य होना पड़ता है। विधान परिषद भेजने के लिए आपके पास सदस्य संख्या नहीं है। अरे भाई, 2017 में आपका भी तो कोई चेहरा नहीं था। राकेश त्रिपाठी, 2017 के चुनाव में, 17 का चुनाव याद करिए, पिछला चुनाव, आपका भी कोई चेहरा नहीं था। स्ट्रैटेजी होती है, रणनीति होती है। हम तो घोषित करके थे। नहीं, हमने घोषित किया था कि हमने नहीं मानक जी, हमने घोषित किया था कि हमारा चेहरा नहीं होगा, हम बिना चेहरे के चुनाव लड़ेंगे। हमने अलग अलग राज्यों के चुनाव में अपनी रणनीति तय की है। कहीं पर चेहरा घोषित करके लड़ते हैं, कहीं पर चेहरा नहीं घोषित करके लड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी कहे ना कि हम बिना चेहरे के चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन प्रियंका जी एक तरफ अपने आप को चेहरा बनाना भी चाहती है और दूसरी तरफ इस बात से डर रही है कि इस हार का ठीकरा मेरे सर न फूट जाए। अच्छा, मनोज क्या कह रहे हैं? मनोज जल्दी बोलिए, उसके बाद आ रहा हूं वारिस पठान। मैं उत्तर प्रदेश के जनमानस को ये बताना चाह रहा हूं, जो आपका लोकतांत्रिक मंच है, कि आज भी राकेश त्रिपाठी का भी कोई चेहरा नहीं है। वो स्वघोषित चेहरा है योगी आदित्यनाथ। स्वयं इनके उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने कहा कि अरे घोषित चेहरा है, योगी आदित्यनाथ जी घोषित चेहरा है। अरे आप डर रहे हैं, आप डर रहे हैं, घबरा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे के सामने। अगर किसी कोई एक चेहरा काम करने वाले 24 घंटे जनता के लिए समर्पित जिनका जीवन है, एक दाग नहीं लगा सकते आप। ईमानदार जिन्होंने काम किया है, स्वच्छ प्रशासन दिया है, जिनके फैसले डर रहे हैं। बोलने दीजिए, योगी आदित्यनाथ जी की पर्सनल। पहले मनोज बात पूरी कर ले, उसके बाद मनोज, पहले मनोज। हाँ, देखिए, कम से कम एक सहिष्णुता का भाव रखिए अपने वाणी में। हालांकि कर्तव्य में तो नहीं है बीजेपी,
मैं ये कह रहा हूं, क्या आपके पास भी बाइट होगी, सभी के पास, कि इस सरकार के ही उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चेहरा नहीं है, पार्टी सिंबल पर अभी, और इनके नहीं किसी राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ चेहरा है। तो उत्तर प्रदेश की जनमानस ये जानती है कि सबके पास सांप्रदायिक चेहरे हैं और घूमने वाले चेहरे हैं। एक अगर कोई विकासवादी मानवतावादी चेहरा है तो माननीय अखिलेश यादव जी। अच्छा, एक मिनट अब रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, मनोज एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड 22 में बदलाव। अरे रुकिए ना मनोज, ये पुरानी बात कर रहे हैं आप। वो केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान है वो पुराना बयान है, उसके बाद तो आधिकारिक तौर पर घोषणा हो चुकी है। और याद, वो तस्वीर भूल गए आप जब नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ की पीठ पर हाथ रखा हुआ था, कंधे पर हाथ रखा हुआ था, अभी इनके उसके बाद से घोषणा भी हो चुकी है योगी आदित्यनाथ ही बीजेपी का चेहरा है, सीएम का उत्तर प्रदेश में, तो उसमें कोई शक नहीं बचा है। वारिस पठान बोलिए, वारिस पठान बोलिए, वारिस पठान जी। मालिक जी सब साइलेंट मालिक जी, आपके चैनल पे मनोज एक सेकंड, वारिस पठान बोल रहे हैं, प्लीज मैं खत्म कर रहा हूँ। अच्छा जल्दी खत्म करिए, जल्दी करिए, मैं खत्म कर रहा हूँ। हाँ जल्दी अब जब योगी आदित्यनाथ चेहरा है तो उत्तर प्रदेश का दलित, पिछड़ा, निषाद समाज और दलित समाज ये जान गया है कि अब फिर उसके साथ वही सामंती व्यवहार होगा, इसलिए अब बहुजन वर्ग। अरे ऐसे मत बोलिए, फिर देखिए कैसी जातिवादी टिप्पणियां कर रहे हैं आप। ऐसे तो आपके मुख्यमंत्री भी एक जाति से आते हैं, ऐसे मत बोलिए। यही जातीय विद्वेष फैलाते रहे, यही जातीय विद्वेष फैलाते रहे ये, और इसी जातीय विद्वेष के नाते उत्तर प्रदेश की जनता ने आज कहां बैठाल रखा है। अरे भाई, उत्तर प्रदेश की जनता ने कहां बैठाल दिया आपको, इसी जातीय विद्वेष के नाते। यही जातीय भावना भड़काते रहे ना, यही कास्ट और वारिस पठान बोलिए, वारिस पठान बोलिए, ओनली वारिस पठान, ओनली वारिस पठान बोलिए, वारिस पठान। देखिए मानक भाई, अभी यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, समाजवादी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, तो मेरा उनसे अदबन सवाल है कि यदि कांग्रेस की सरकार सत्ता में आती है, जो चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर कभी आ जाती है, या समाजवादी की सरकार कभी सत्ता में आ जाती है, या दोनों मिलकर सत्ता बना देते हैं, चलो, तो क्या किसी मुसलमान को ये उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, हाँ या ना में जवाब मुझे चाहिए। बोलिए भाई सुरेंद्र राजपूत, पहले आप बोल दीजिए। वारिस पठान साहब, आप तो एक अच्छे खासे अधिवक्ता हैं, वकील हैं। महाराष्ट्र में अगर मुसलमान मुख्यमंत्री बनाया तो कांग्रेस ने बनाया, बिहार में बनाया तो कांग्रेस ने बनाया, असम में बनाया तो कांग्रेस ने बनाया, राजस्थान में बनाया तो कांग्रेस ने बनाया। मैं आपको सिर्फ एक बात पूछ लेता हूं, सुनो मेरी बात, आप तो विद्वान आदमी हो, मुझे सिर्फ इतना बता दो, हैदराबाद में अपनी जगह पर किसी गैर मुस्लिम को खड़ा कर पाएंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब? जिता पाएंगे एमपी की सीट? बातें बड़ी बड़ी करना बहुत, एक आदमी हिंदू का वोट ले रहा है। सुनो, बीजेपी की बी टीम मत बनो, बीजेपी की बी टीम मत बनो। एक आदमी हिंदुओं की बात करे और एक आदमी करे मुसलमानों की बात, और बाकी सब भाई बहनों को दिया है टिकट। सेकुलर ताकतों को आप गाली देते हो। परसों के दिन महाराष्ट्र में चुनाव हुए और गाली ही भाजपा वाले देते हैं, हमारे उसमें एक जगह 4 सीट पे लड़े, जिसमें 3 जीते हमारे, एक ये दोनों लोग सेकुलर ताकतों को गाली देते हैं। इससे बड़ा स्पष्ट क्लियर हो। ओके, ऑलरेडी एक सेकंड, सुरेंद्र राजपूत एक सेकंड, सुरेंद्र राजपूत एक सेकंड, सुरेंद्र राजपूत एक सेकंड। मनोज आप भी जवाब दे दीजिए वारिस पठान का। मनोज। नहीं, वारिस पठान की किसी बात का जवाब देना मैं उचित नहीं समझ रहा हूँ। आपकी कोई प्रश्न हो तो उसका जरूर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं भाई आपकी सरकार आई, आप मुख्यमंत्री बने, तो क्या कोई मुस्लिम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे क्या? ये हम अभी 2022 के परिप्रेक्ष्य में बात क्या जवाब देंगे? 2022 में हमारे पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा माननीय अखिलेश यादव। हाँ, अब वारिस पठान आप जवाब दीजिए। सुरेंद्र राजपूत पूछ रहे हैं आपसे, हैदराबाद में किसी और को उतारेंगे क्या? बताइए, ओवैसी साहब अपनी सीट पर किसी हिंदू को दे दीजिए जवाब। अकबरुद्दीन ओवैसी बात करते हैं, एक हिंदू का वोट ले ले, एक मुसलमान का, बाकी सेकुलरों को गाली देते रहिए। अरे राकेश त्रिपाठी और आप एक सिक्के के दो पहलू, एक सिक्के के दो पहलू। आप कास्ट और कम्युनिटी का खेल खेलते रहे ना आप लोग, कास्ट और कम्युनिटी का खेल खेल करके कैश और करप्शन को हमेशा बढ़ाते रहे, क्राइम और करप्शन को बढ़ाते रहे। को किसी ने भेजा है मानक जी, अभी भी फोटो आया है,
मुलायम सिंह साहब बैठे हुए हैं मोहन भगवत अरे के आप बाजू ये में। बताओ, अगर सोच लीजिए वारिस पठान या असद ओवैसी वहां बैठा होता तो अब तक असदुद्दीन मुझे ओवैसी एंटी-नेशनल अपनी घोषित कर सीट दिया पर होता, असदुद्दीन बी टीम, ओवैसी सी अपनी टीम, ए सीट टीम पर मुझे पाकिस्तानी बना लड़ाएंगे। दिया होता, हिंदुस्तान से जाने का वारिस पठान, वारिस पठान, ओके वारिस पठान जवाब भी दिया करिए, हमेशा सवाल पूछते हैं। वारिस पठान हमेशा सवाल पूछते हैं, कभी जवाब भी दीजिए। सुरेंद्र राजपूत पूछ रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं मैं लड़ूंगा हैदराबाद से आपकी टिकट पर। ओवैसी साहब की सीट पर लड़ाएंगे क्या उनको या किसी और हिंदू मैं को? लड़ने को तैयार हूं। बोलिए वारिस लड़ाएं पठान। मुझे। आइए सर, आइए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे सुरेंद्र जी, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा घर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। आइए। की सीट पर असदुद्दीन ओवैसी मुझे चुनाव लड़ाएंगे हैदराबाद की लोकसभा सीट पर। बोलो कैसे टिकट मांग रहे हैं? कांग्रेस में टिकट नहीं मिल रहा है क्या? अरे भाई ये तो कांग्रेस में टिकट नहीं मिल रहा है क्या? अरे आप हाँ बोलो। पहले कांग्रेस में हुआ, पहले कहीं से लड़ तो लीजिए चुनाव मेरे दोस्त। नहीं अरे चुनाव पहले उत्तर प्रदेश से कहीं से चुनाव लड़ लो। अरे पहले एमएलए का चुनाव। अरे एक सेकंड सुरेंद्र भाई, एक सेकंड रुकिए ना यार। अरे रुकिए सुरेंद्र भाई, रुक जाइए एक सेकंड। वारिस पठान शायराना अंदाज में थे, इनके अंदर का सिंगर निकल के आया। कौन सा गाना कह रहे थे आप वारिस पठान? मैंने कहा सुरेंद्र राजपूत जी, अगर कांग्रेस के ऊपर कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कांग्रेस तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा घर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। मैं तो कांग्रेसी था, कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी रहूंगा। असदुद्दीन ओवैसी बताएं क्या लोकसभा का चुनाव अपनी सीट पर मुझे लड़ाएंगे? ओके राकेश त्रिपाठी, क्लोजिंग कमेंट आपको दे रहा हूं मैं। राकेश त्रिपाठी, और ये गंभीर सवाल है, देखिए। नहीं, मैं तो सवाल फिर उठा रहा हूं। मैं अरे आप सरकार में हैं भाई, आप सवाल मत उठाइए ना, जवाब भी दिया दीजिए ना। अब तो देखिए चुनौती आपके प्रति है, आपके खिलाफ है चुनौती, और ऐसा लग रहा है एक जॉइंट चैलेंज आ रहा है। प्रियंका जी, जॉइंट चैलेंज, मैं वही कह रहा हूं ना। प्रियंका ने आज एक, देखिए ये बड़े नेता जो होते हैं ये बड़े सोच समझ के बोलते हैं। कोई तो रणनीति है ना, जो प्रियंका ने आज पहले ही कह दिया कि अगर अखिलेश को जरूरत पड़ी तो मैं समर्थन दे दूंगी। मतलब विपक्ष एकजुट लग रहा है। हो सकता है ग्राउंड लेवल पर भी अंडरस्टैंडिंग हो। आप ये मत समझिएगा विपक्ष बिखरा बिखरा है तो आपको फायदा हो जाएगा, वोट कटेगा। देखिए मानक जी, विपक्ष घोषित तौर पर एक बार एकजुट होकर के सामने आ चुका है। 2017 के चुनाव में आ चुका है, 2019 के चुनाव में आ चुका है। हम तो फिर कह रहे हैं आइए ना सब एकजुट होकर के, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने अब जाति और जमात की राजनीति को खारिज कर दिया है। ये कास्ट और कम्युनल एंगल की राजनीति अब उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी। अब क्राइम और करप्शन की राजनीति उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के आधार पर चलेगा। हम विकास के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ जी ने जो अहरनिश काम किया है और गरीबों के लिए हमने जो योजनाएं चलाई हैं, उन योजनाओं के कारण आज गरीब वर्ग उत्तर प्रदेश में एकजुट होकर के ये लाभार्थी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की मनोज 10 सेकंड, मनोज 10 सेकंड, छोटा सा जवाब। मनोज 10 सेकंड। मैं राकेश त्रिपाठी जी से ये जानना चाह रहा हूं कि आधी रात में जलती हुई बेटी का जवाब कौन देगा? चलते हुए किसानों का संपर्क भी टूट गया है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए। तो प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुख्यमंत्री के कांग्रेस पार्टी के यूपी में चेहरे पर बयान दिया था, उस पर स्पष्टीकरण प्रियंका गांधी ने हमारे खास शो आमने सामने में दिया है। पूरा इंटरव्यू रात 9 बजे न्यूज़ 24 पर। बहुत धन्यवाद आप सबका राष्ट्र की बात में आने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।